हम लोग अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले इस पूरे नाम को ही हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल मींस केमिकल क्या होता है? केमिकल मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती है सारी केमिकल्स हो गए। और काइनेटिक्स मतलब है मूवमेंट। तो कैसे कैसे केमिस्ट्री में चीज़ों की मूवमेंट होती है, केमिकल्स की मूवमेंट होती है, नाम से ये पता चलता है, ठीक है। बट इसके अंदर चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आई थिंक अगर आप 12th क्लास का सिलेबस देखोगे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन चारों में न्यूमेरिकल्स हैं। बट सबसे इजी 1 तो खैर बहुत इजी है, बट फिर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 है, इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये रेट क्या होता है? रेट होता है कोई भी वो चीज़ जो स्पीड बताती है, ठीक है। रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की स्पीड को हम रेट कहते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का रेट का मतलब केमिकल रिएक्शन किस तेज़ी से बढ़ रहा है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आप दो तरह से नाप सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में एक साइड होते हैं रिएक्टेंट्स और फिर होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो पहले सारे होते हैं और प्रोडक्ट ज़ीरो होते हैं इनिशियली ऑब्वियसली। फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते रहता है और प्रोडक्ट बढ़ते रहता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये इधर से इधर बनते रहता है, बनते रहता है। एक टाइम आता है कि जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, जब भी कंसनट्रेशन हमें लिखना होगा इस चैप्टर में तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है वो R1 से चेंज होकर R2 बन जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन P1 से P2 बन जाती है। तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डेल आर बोल सकते हैं कंसनट्रेशन, और डेल पी बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन चेंज को, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप दो तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, दोनों में से किसी भी तरह से। या तो रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब है रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कितनी कम हो रही है, कितनी तेज़ी से कम हो रही है, वो हो गया रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। या फिर प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो या तो रिएक्टेंट्स के कम होने की स्पीड या प्रोडक्ट्स के ज़्यादा होने की स्पीड को हम कहते हैं कि इससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल फॉर्मूला है डेल आर बाई डेल टी या फिर डेल पी बाई डेल टी। अब डेल आर बाई डेल टी का मतलब है कंसनट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज़ रेट, चाहे वो रिएक्टेंट्स की हो चाहे वो प्रोडक्ट्स की हो। बट एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट्स की जब भी चेंज इन कंसनट्रेशन होगी तो वो होगी माइनस में, क्योंकि वो कम हो रहे हैं, नेगेटिव साइन माइनस दिखाता है, और प्रोडक्ट्स की प्लस में रहेगी क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। इसी को ही अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट मान लें शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट रेट मतलब छोटा, तो वो डेल्टा की जगह डी आ जाता है। और आप लोगों को पता है स्मॉल चेंज के लिए हम डी लगाते हैं, तो डी आर बाई डी टी माइनस में या फिर डी पी बाई डी टी प्लस में। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट को निकालना कैसे, आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहला रिएक्शन दे रखी है Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2, ठीक है। इसका रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे, हम कुछ भी रख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। याद रखना तीनों एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक चीज़ भी यूज़ करोगे तो भी रेट निकलेगा। सिंपल Hg से ही रेट निकल जाएगा, ज़रूरी नहीं और चीज़ यूज़ करना। बट चलो हम रेट अगर आपको लिखने को आएगा कि इस चीज़ का रेट लिखो तो कैसे लिखना है? कंसनट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल टी, कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल टी, कंसनट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल टी। सिंपल कंसनट्रेशन लगाना है अपॉन डेल टी। याद रखना है एक बात दिमाग में हमेशा कि जब भी रिएक्टेंट्स होंगे आगे माइनस आएगा, प्रोडक्ट में कभी माइनस नहीं आएगा। ध्यान रखना है इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने जैसे बोला ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, तीनों को प्लस मत कर देना, तीनों इक्वल है एक दूसरे के। रेट ऑफ रिएक्शन तीनों का इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक और रिएक्शन है इसमें 2Hi प्लस H2 प्लस I2। अब ध्यान रखिए एक और बात, पहली बात तो माइनस उधर रहेगा प्लस इधर रहेगा। एक और बात कि जितने भी कोएफिशिएंट्स लगे होंगे, कोएफिशिएंट्स मतलब जो आगे जो चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, वो हमेशा रेसिप्रोकल में चली जाती है। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 होगा। माइनस का साइन तो इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है, 1/2 होगा। और डेल Hi अपॉन डेल टी। याद रखना है Hi को कंसनट्रेशन में डालना, हर चीज़ को कंसनट्रेशन में डालना ज़रूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालना ज़रूरी है, वरना वो कंसनट्रेशन नहीं दिखेगा। फिर H2 पॉजिटिव वाला ही, फिर I2, ठीक है। एक और रिएक्शन है, काफ़ी लंबी रिएक्शन है, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 3Br2 प्लस 3H2। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छा है,
जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए रेट जो होगा इनका वो होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, -5 है मतलब रेसिप्रोकल में, डेल्टा Br नेगेटिव प्लस डेल टी इज इक्वल टू, इसमें कोई भी वो नहीं है, सिंपल आएगा, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, BrO3 नेगेटिव बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ 6 आ गया, 1/6 डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन डेल टी, इसके ही इक्वल, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल टी, और उसके बराबर आ जाएगा 1/3, क्योंकि आगे 3 है कोफिशिएंट ना, इसलिए H2O अपॉन डेल टी। सिंपल है ये, इस तरह से आप लोगों को करना है किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन। ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वाला विद टाइम। आप देख रहे हो ये ग्राफ जो है टाइम के साथ 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 कम होते जा रहा है। तो ये दिखाता है कि रिएक्टेंट जो है एक पॉइंट के बाद कम होते जाते हैं। जो सबसे ऊपर R0 है, R0 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और उसके बाद वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, ये है रिएक्टेंट्स का ग्राफ। फिर आता है अपना प्रोडक्ट्स का ग्राफ। मैंने आप लोगों को बताया था रिएक्टेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो सेम ग्राफ है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वो वाला नेगेटिव है क्योंकि वो कम हो रहा था, और ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि ये बढ़ रहा है। आप देखोगे कि कंसंट्रेशन जो है वो एक टाइम में C1 है, फिर आगे C2 होएगी, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। स्लोप ऑफ ग्राफ दोनों में लिखे हैं, आपको ये याद करने है, खाली स्लोप याद करना है, ग्राफ का बस शेप याद करना है और कुछ नहीं, पूरा ऐसे रटना नहीं है, बट सिर्फ शेप याद करना है कि कौन सा वाला ग्राफ कौन सा है देख के पहचानने के लिए, और स्लोप याद करने दोनों के। जैसे इसका जो स्लोप है वो है dp/dt। ये दोनों ग्राफ जो हैं वो NCERT में आपके फिगर नंबर 4.1 है, आप उसमें से भी देख सकते हो अच्छे से। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.2, एग्जाम्पल नंबर 4.2 है, और ये काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, बट फिर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखें 4.1 हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो आते नहीं है, इसलिए नहीं करा। तो 4.2 देखें, 2N2O5 4NO2 प्लस O2, ठीक है, ये बन रहा है। N2O5 की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो 2.33 थी, अब कम होकर 2.08 हो गई है। टाइम 184 मिनट्स लगाए, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। पूछा है एवरेज रेट निकालो, बट पूछा है एवरेज रेट निकालो NO2 का, किसका, NO2 का एवरेज रेट। तो एवरेज रेट NO2 का निकालने से पहले एवरेज रेट तो निकालने टोटल कितना है, ठीक है, फिर NO2 का निकालते रहेंगे बाद में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, सिर्फ N2O5 का ही हमारे पास है तो हम N2O5 का रखेंगे, -1/2, 2 है ना, और माइनस आएगा डेल N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल T -1/2 इंटू कंसंट्रेशन कैसे होएगी, फाइनल माइनस इनिशियल 2.08 - 2.33 अपॉन 184 मिनट्स में, ये अभी मिनट्स में ही रख लेते हैं। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, और अगर हम सेकंड में ले आए मिनट्स को इंटू 60 कर लो, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.33 10⁻⁻5 पर सेकेंड लगा दिया क्योंकि सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा रेट आ गया। याद रख, तो ईजी है, आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मुश्किल है, बस बाकी तो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है रेट निकालना है NO2 का, टोटल रेट नहीं निकालना। तो हमें फॉर्मूला पता है कि NO2 का निकालना है, तो NO2 का रेट क्या होगा, रेट तो फिर भी बराबर होगा NO2 के। पहले हमने निकाला किसका, N2O5 से टोटल रेट निकाल लिया, अब टोटल रेट को बराबर रख रहे हैं NO2 वाले रेट के। प्लस में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/4 डेल NO2 बाई डेल टी। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि रेट ये ही है तो इसका भी रेट वही रख देते हैं N2O5 NO2 का, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। जस्ट देखो क्या, रेट की जगह पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं 1.13 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इस 4 को हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, क्योंकि हमें 1/4 NO2 का रेट नहीं निकालना, हमें सिर्फ NO2 का रेट निकालना है।
तो रेट ऑफ NO2 कितना है, रेट ऑफ NO2 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन अपॉन टाइम। 1/4 तो हम टोटल रेट के लिए निकाल रहे हैं, NO2 का रेट तो नहीं है, तो इसको 4 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 12 हो गया, एक कैरी आया, 4 5, 4.52 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको मिनट्स और आवर में भी करना है, वो आप खुद कर लेना, बट ये आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है, बिना कोई परेशानी लिए, वेरी इजी। डायरेक्टली आपने इसको इधर ले गए, NO2 का आ गया। अगर यहीं पे O2 का पूछते, क्योंकि O2 में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो जो टोटल रेट आया था वही O2 का रेट होता, समझ रहे हो। बट क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है, इसलिए इसका रेट को हमें 4 को उधर ले जाना पड़ा, हमें सिर्फ रेट निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, टोटल वैल्यू नहीं निकालनी। O2 का होता तो ये वैल्यू ये वाली थी ही नहीं, सिर्फ ये होती, तो फिर आंसर डायरेक्टली बन जाता, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखने की है कि रेट तो बराबर होते हैं, बट कोएफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ ही आप लोगों को इंटेक्स क्वेश्चन 4.1 और 4.2 करना है। जहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसमें 4.1 और 4.2 दोनों के दोनों इंटेक्स क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो इसको साथ साथ कर लें, फिर आगे जाए। हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट। कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन की। तो सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो होता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। रेट जो होता है कितना ज़्यादा तेज़ है कितना ज़्यादा स्लो है, वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स की, किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की नहीं। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा रेट होगा, कम कंसंट्रेशन होगी तो कम रेट होगा। ये बात भी ध्यान रखना, जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, फिर अमाउंट कम होते रहेगा, धीरे धीरे रेट भी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगी वो, ठीक है, रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसी को बताने के लिए हम लोग करते हैं रेट लॉ और रेट लॉ कहता है इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिखें, कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखें, चेंज के हिसाब से नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन के हिसाब से नहीं, कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो उसे हम रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है A+B गिव्स C+D, और ये जो सारे छोटे वाले हैं, स्मॉल वाले, छोटा है, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हैं। हो सकता है हो कोएफिशिएंट, हो सकता है ना हो मतलब 1 है, कोएफिशिएंट हो 2 3 4 जो अभी आपने पिछली वाले रिएक्शंस में देखे, ठीक है, 3 था, किसी में 5 था, किसी में 6 था, तो कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। बट रेट जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, नॉट प्रोडक्ट नहीं आएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उसके ऊपर पावर x या y। ये पावर x या y जो है वो a और b के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। x और y शुड इज़ नॉट इक्वल टू a और b, हमेशा कोएफिशिएंट के बराबर पावर नहीं होगी, ध्यान रखना। हो सकता है हो किसी किसी चीज़ में, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कोएफिशिएंट के बराबर ही पावर होगी। पावर एक अलग वैल्यू है, और ये पावर जो है वही दिखाती है रेट कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है ना। तो रेट इज डायरेक्टली इक्वल टू a की पावर x b की पावर y, इक्वल करने के लिए k लगा दिया, जिसे हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, k लगा दिया। तो पिछला वाला रेट और इस वाले रेट को बराबर रखें तो ये हो जाएगा -dr/dt, ये आपने पहले पढ़ा है, और इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y। याद रखें ये वाले जो x और y हैं ये आप नॉर्मली इक्वेशन में से नहीं निकाल सकते हो, इक्वेशन में से निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये आप निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है कि आपने यहाँ से देखा, पुट करा, सॉल्व हो गया, नहीं, ये आपको गिवन होगी या फिर आपको लैब में जाके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे ही है पावर पे x और y। तो ये है हमारा रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर एक रेट है रेट इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो निकालते हैं हम x प्लस वाई, जो कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब जो कोएफिशिएंट नहीं है, सॉरी, जो पावर्स हैं उनका सम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मतलब ये बक्से वाली जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम ऑर्डर होता है। बताया मैंने आप लोगों को x प्लस वाई। इसको सिंपली समझ लेते हैं एक एग्जांपल से।
4.3 एग्जाम्पल है, इसमें दो रिएक्शन मतलब रेट दे रखे हैं, के इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2 और दूसरा है के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। ऑर्डर है सिंपल, दोनों को ऐड करना है, 1/2 + 3/2 एलसीएम लिया, 2 आ गया, 3 + 1 4, 4/2 इज इक्वल टू 2। जब 2 आ गया इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरे वाले को करा 3/2 + -1 क्योंकि पावर -1 थी, ऐड किया सिर्फ 1/2 बची, तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। ठीक है, एक और बात, अगर कभी ऑर्डर 0 आ जाए तो उसे हम 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं ऑब्वियसली, और इसका मतलब ये है कि जो रेट है 0 का मतलब क्या है कि रेट जो है उसका ऑर्डर अगर 0 है, इसका मतलब रेट जो है किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं है। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कभी कभार 0 ऑर्डर आ जाती है रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है ही नहीं, कंसंट्रेशन बढ़े घटे रेट को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, सिर्फ एक ही स्टेप में अगर कंप्लीट हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन होती है और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस को जोड़ के बनती है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसको डिफाइन करेंगे तो सिंपल बोलेंगे अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल रिएक्शंस विच गिव्स अस अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोनों के दोनों सिंपल डेफिनेशन आपको करनी है और कुछ नहीं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? वैसे मैंने बोला था मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, बट वो कैसे निकलती है देखते हैं। वो रेट की यूनिट थी, सॉरी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अब देखते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकलेगी। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यही होता है। तो के अगर लेंगे तो वो रेट अपॉन कंसंट्रेशन रह जाएगा, ये दोनों तो कंसंट्रेशन है ना, तो ये दोनों नीचे चले जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। रेट को अगर हम खोलें तो रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू, क्योंकि ये अपॉन में था, 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन। एन मतलब जो भी उसका वैल्यू है, ऑर्डर है, 0 1 2 3 जो भी ऑर्डर है वो एन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन इज़ ऑर्डर, एन इज इक्वल टू ऑर्डर, जो ऑर्डर है उसके हिसाब से एन आएगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन को खोलेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। टाइम को सेकंड में कहेंगे और 1 अपॉन तो है ही, और कंसंट्रेशन इस वाली को लेंगे मोल पर लीटर की पावर एन। जब इस पूरे को ऊपर उठा के ले जाएंगे तो दोनों मोल पर लीटर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर एन है। जब ऊपर जाएगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और सेकंड तो -1। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, इसे आप याद रखेंगे, इसी के हिसाब से आप सब निकाल लेंगे। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। अगर यही प्रेशर हो तो आप एटीएम की पावर 1 माइनस एन लिखेंगे पर सेकेंड। ठीक है, एटीएम की पावर 1 माइनस एन। एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात सेम है, बस मोल पर लीटर की जगह एटीएम आ जाएगा। अगर आप लोग जैसे बात करें 0 ऑर्डर रिएक्शन की, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब एन जो है वो 0 है, इसका मतलब के की वैल्यू आ जाएगी मोल पर लीटर, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 0 ही होता है, पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है, एन अगर 1 है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस 1 0। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होती है वो होती है सिर्फ पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू अगर 2 लगा दूँ मैं तो के की वैल्यू हो जाएगी मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। इसका मतलब मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर मोल लीटर पर सेकेंड। देखो 0 ऑर्डर में मोल पर लीटर था, सेकेंड ऑर्डर में पर मोल लीटर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर बताओ, तो आप यूनिट देखोगे और ऑर्डर बता दोगे। सिंपल एन की वैल्यू जो है वो रखोगे ऑर्डर में, तो उससे आप यूनिट निकाल सकते हो। अगर आपको बोले 10th ऑर्डर निकालो तो एन की वैल्यू 10 रखना, सॉल्व हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी ऑर्डर निकालने को बोलेंगे, यूनिट निकालने को बोलेंगे, आप सीधा इस फॉर्मूले में, या फिर प्रेशर किया तो इस फॉर्मूले में एटीएम पर सेकेंड, मोल पर लीटर की जगह एटीएम लगाएंगे और सॉल्व करके आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी। रेट की यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकेंड है, रेट कांस्टेंट की इससे यूनिट आएगी।
इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल 4.4, और इसमें देखो, इसमें आपको यूनिट्स दे रखी हैं, के की वैल्यू दे रखी है 2.3 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड, और के की वैल्यू 3 × 10⁸ पर सेकंड। कुछ और भी वैल्यू होगी, उससे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ यूनिट से। पूछा है कि इनकी वो बताओ, ऑर्डर बताओ। तो पहला वाला जो है वो है लीटर पर मोल पर सेकंड, बट हमारे पास जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। जब भी उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ध्यान रखना, ये वाला जो अभी आपको बताया था मैंने, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मोल पर लीटर 1 - n, इसमें n की जगह 2 लगा के देख लो, यही आंसर आ जाएगा अगर कन्फ्यूजन हो पेपर में तो। और पर सेकंड वाला तो इतना इजी चीज़ है, पर सेकंड वाला हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ठीक है। ये एग्जांपल है 4.4।